कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 5 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पांचवा सवाल है आपके ये कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। क्या आपको ये बताना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये 6 की घात n, ये 6 की घात n, ये n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। यहाँ पर आपको प्राकृत संख्या लिखनी है और प्राकृत संख्या लिखने के बाद आपको ये बताना है कि कोई ऐसा नंबर लिखेंगे n की जगह पे जहाँ पर इसका मान जो 0 पे समाप्त हो जाए, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 आ जाए। तो वो हम एक एक लिख के इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हम n बराबर जो n होता है वो क्या देख लेते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से चलती हैं और अनंत तक जाती हैं। आपको 6 की घात n के रूप में संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर n का मान आपको ये 1 2 3 4 रखना है। फिर आपको ये पता करना है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर जब हम 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 की घात 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब हम n बराबर 2 लिखेंगे तो n की जगह 2 लिखो तो ये हो जाएगा आपका 6 की घात 2 यानी कि 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 36, यानी कि ये तो 6 पे समाप्त हो रहा है, ये दूसरा किस पे समाप्त हो रहा है? ये भी आपके 6 पर ही समाप्त हो रहा है। तीसरा लिखेंगे हम n बराबर 3 रखने पर। जब n बराबर 3 लिखेंगे तो ये n की घात 6 की घात 3 हो जाएगा। ये 6 3 बार गुणा होगा आपस में, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो ये 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 216। ये भी कहाँ पे समाप्त हो रहा है? ये भी 6 पे ही समाप्त हो रहा है। कुल मिला के यहाँ पर जिसके लास्ट में 6 आता है और उसको 6 से गुणा करेंगे तो वो हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा, चाहे वो कितने ही 6 से गुणा कर लो, चाहे आप 4 6 से गुणा कर लो या 10 6 से गुणा कर लो, सभी का जो रिजल्ट है वो फाइनल इकाई का जो अंक आएगा वो इसमें 6 ही आने वाला है। यानी कि ये कभी भी आपके 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर n का मान हम 1 से लगा के अनंत तक कोई सा भी नंबर लिखेंगे वो हमेशा लास्ट में 6 पर ही समाप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि ये जो दी गई संख्या है 6 की घात n वो प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। और ये आपका पांचवा प्रश्न इस प्रकार से आपको हल करना है। तो हमने एक लाइन लिखी इसमें n का मान प्राकृत संख्या लिखने पर या रखने पर 6 की घात n का जो मान है वो हमेशा 6 पर ही समाप्त होगा, 0 पर नहीं। इस प्रकार से आपको जो पांचवा सवाल है इसको सॉल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 6। फिर हम इसका सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 बाज्य संख्याएँ हैं। बाज्य संख्याएँ क्यों हैं? देखो, सबसे पहले तो आपको बाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। बाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो वो सारी सारी बाज्य संख्या होती है। यानी कि जिसमें एक और खुद के अलावा, एक तो खुद का या और एक का, इसके अलावा और किसी का भी भाग जाता है तो वो बाज्य संख्या है, और जिसमें एक का और खुद का ही भाग जाता है वो हमेशा अबाज्य संख्या होती हैं। यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है 7 × 11 × 13 + 13, इसमें इस संख्या के और एक के अलावा और किसी का भी भाग जाता है तो फिर वो बाज्य संख्या है। इसमें भी इसके अलावा और किसका भी इसमें भाग जाता होगा तो वो बाज्य संख्या है। तो वो हम बताएंगे इसमें कि बाज्य है तो ये इसमें किसी न किसी इनके अलावा और भाग जाता होगा। तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। 7 11 13 + 13, तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसमें 13 कॉमन दिखाई दे रहे, तो हम 13 को कॉमन निकालेंगे बाहर। इसमें देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। फिर ये जो इन दोनों में, इसमें 13 का भाग चला जाएगा, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड जो 2 से ज़्यादा है, अतः ये जो बाज्य संख्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो पहला है 7 11 13 + 13, इसको हम कॉमन निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 7 × 11 + 1। यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 13 बाहर आएगा तो 1 ही बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके 7 × 11 + 1, या फिर इसको इंटू में एक बार और 1 लिख दो, इंटू 1 + 1 ये आ जाएगा। इसमें हम कॉमन निकालेंगे 5, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है वो आपको ये संख्या इसमें ये 13 से विभाजित है, इसमें 13 का भाग चला जाएगा और इसमें आपके 5 का भाग चला जाएगा।
तो यह संख्या 13 से विभाजित है, यह संख्या 5 से विभाजित है। अतः इस संख्या के इसके अलावा ये जो संख्या दे रखी है इसके अलावा एक 13 गुणनखंड है इसका और एक इसका 5 गुणनखंड है। अतः जो दी गई संख्या है वो 5 से और 13 से विभाजित है। ये 13 से विभाजित है, 13 से भाज्य है, ये 13 से भाज्य है और ये वाली 5 से भाज्य है। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन कर देना है। PDF वगैरह आपको टेस्ट वगैरह आपको ऐप के ऊपर फ्री मिल जाएगा, आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब इसका 7वां सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, बार बार पूछा जाता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। एक कोई खेल का मैदान है, उसमें एक को लग रहा है 12 मिनट और दूसरे को लग रहा है 18 मिनट। एक को तो 12 मिनट लग रहा है, एक को 18 मिनट लग रहा है और ये दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो 12 मिनट में एक तो पूरा चक्कर लगा लेगा और एक इसका जो 3/4 भाग इसमें लगा पाएगा। तो वो जो दोनों टाइम जो एक साथ लगेगा कि दोनों एक साथ वापस कब मिलेंगे या फिर कितने समय बाद में मिलेंगे। तो आपको 12 और 18 इन दोनों का क्या करना है। ऐसे सवालों में जब भी वापस पुनः एक ही स्थान पर कब मिलेंगे इस प्रकार के जब सवाल आ जाए तो उसमें आपको LCM निकालना होता है, लघुत्तम निकालना है। तो आपको उसमें 12 और 18 का लघुत्तम निकालना है। तो 7वें सवाल में आपको 12 और 18 का LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सीमा द्वारा लगा गया समय, वो है आपका 12 मिनट, फिर एक रवि का 18 मिनट। तो इसमें आपको सोनिया द्वारा लगा समय तो है 18 मिनट और रवि के द्वारा लगा समय आपके 12 मिनट। दोनों का हम लघुत्तम ज्ञात करेंगे। तो 12 और 18 का लसप ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको 12 के भी गुणनखंड करने और 18 के भी गुणनखंड करने, दोनों के हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 18 में 2 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा। फिर 9 में 2 का अंश जाएगा, 3 का देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। 12 में 2 का जाएगा 6 बार, फिर 6 में 2 का जाएगा 3 बार और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 12 के जो गुणनखंड है उसको हम लिखेंगे 2 × 3 × 3 और 18 के इसमें ये तो आपके 18 के, 12 के नहीं 18 के। और 12 के जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। तो LCM ज्ञात करना बहुत ही आसान है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ये। तो LCM के लिए या तो इसको घात के रूप में लिख लो। तो घात के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके 2 × 3 की घात 2 और 2 की घात 1। ये हो जाएगा आपके 2 की घात 2 × 3 की घात 1। आपको इसमें ज्ञात करना है LCM। तो LCM में क्या करना होता है कि जो बड़ी घात होती है कॉमन, दोनों में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात को लेते हैं। तो इसमें देखो दोनों में कॉमन 2 है तो 2 की घात इसमें 2 आएगा और इसमें दोनों में कॉमन 3 है तो 3 की घात 2 आएगा। जो बड़ी घात होती है लघुत्तम में वो लिया जाता है। 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4 होता है और 3 की घात 2 का मतलब 3 × 9 होता है। 3 को 3 बार गुणा करें तो 3 × 9 आ जाएगा। और 12 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो 4 को 9 से गुणा करेंगे तो 4 × 9 = 36। तो ये आपके मिनट आ जाएगा 36 मिनट, यानी कि वो 36 मिनट के बाद वापस दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो आपको लाइन लिखनी है कि सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे वापस। तो ये आपका जो सवाल नंबर 5, 6 और 7 था, ये आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त हुई 1.1। अगले वीडियो में आपकी जो 1.2 प्रश्नावली उसको हम सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको डाउनलोड कर लेना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।